महसूस न हो दिल को। सलमा बेगम के घर क्यों गई थी? तुम्हें क्या जरूरत है ये सब करने की, ये केस वेस करने की? उसने खुद बताया मुझे कि तुम उससे मिलने के लिए गई। हमजा, ये लड़की किसी की सगी नहीं। पता है मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, और जब कोई ऐसा करता है ना मेरे साथ तभी। तुम्हारी भी नहीं कि हमारे ही घर में रह के हमारे साथ दुश्मनी निभा रही। अलीज़े को भी तुमने भेजा था ना मेरे पास सुलह करने के लिए। इनफ, इनफ। एक बात याद रखिएगा हमजा, वो यहाँ आई थी। भेड़िया अपनी खाल तो बदल लेता लेकिन फितरत नहीं बदलता। महसूस न हो दिल को। अलीज़े, तुम रो रही हो? वो भी आसमान को देखते हुए। बताओ मुझे क्या हुआ? लगता है कुछ डीप बात है, और अब ये ना कहना कि कोई वजह नहीं। हनान वही शख्स है जिससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन आज उसको इस हाल में देख के मुझे तकलीफ हुई है। मैं मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन आज उसको इस हालत में देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें क्या? कमजोर नहीं हूँ हमजा। उनकी इंसल्ट हो रही थी तो मेरा दिल दुख रहा था। बहुत बुरा सलूक किया हमारे साथ, लेकिन पता नहीं आज ये सब देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। ऑफिस नहीं आया? इतनी जरूरी मीटिंग है आज। फोन भी कर रहा हूँ उसे, फोन नहीं उठा रहा। कि अलीज़े फाइनेंस हेड ना हो, कोई और पोस्ट दो उसको। क्यों? अलीज़े ने चेक जो रोक लिए उसके। आपने देखा है डैड, उसने पिछले कुछ महीनों में कितने विड्रॉ किए हैं अकाउंट से? हाँ तो ठीक ही तो कर रही है वो। और ये मैं आपको सिर्फ पिछले 3 महीने के विड्रॉल्स बता रहा हूं। समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे उड़ा कहां रहा है। यही बात तो वो समझना नहीं चाहता। डैड, हमारी कंपनी की रेपुटेशन उसकी इन अय्याशियों से ज्यादा अहम है। अगर इसी तरह चलते रहे ना तो पता नहीं क्या हाल होगा। तो मुझे बताना था ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस रूटीन चेकअप था। डॉक्टर कह रहा था कि रेस्ट करो, अच्छा खाओ पियो, दैट्स इट। वैसे वो चाय काफी अच्छी थी रात में। तुमने पी? आपने चाय बनवा कर भिजवाई थी, पीनी तो थी, बस टेस्ट कुछ अजीब था, थोड़ा कड़वा, थोड़ा अजीब सा। मैंने तो उसमें सिर्फ चीनी मिलाई थी। मजाक कर रहे, परेशान क्यों हो रही? आप दोनों की रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक है, बस हीमोग्लोबिन थोड़ा लो है, वो डाइट के थ्रू आप सही कर सकती हैं। वैसे मैं कुछ मल्टीविटामिन्स लिख के दे रही हूँ आपको, वो आपको जरूर लेने हैं, ठीक है? वैसे
क्या वजह है? जब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं तो अब अगर आपके नसीब में औलाद है तो जरूर होगी। ये कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है, जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं, बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है, तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी, उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी है रहस्यों, गुनाहों और माफी की तलाश की। हारिस अचानक हादी के घर पहुंचता है, जहां पुरानी रंजिशें और दर्द फिर से जिंदा हो जाते हैं। हादी उसे देखकर भड़क उठता है, दूर रहो, मेरी जिंदगी पहले ही बिखरी है। हारिस ताना मारते हुए हया का जिक्र करता है, जिससे हादी का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों के बीच पुराना सच सामने आता है, धोखे, रिश्तों की टूटन और एक ऐसी औरत की बेगुनाही जिसका नाम जिया साहब से जुड़ा था। हारिस अब पछतावे में डूबा है। वह स्वीकार करता है कि उसने गुनाह किया और अब माफी मांगने आया है। हया इन सब के बीच डर और उलझन में है, जबकि हूरिया कहती है, शुक्र है अल्लाह ने हमें तौबा का मौका दिया। अंत में हारिस चला जाता है, पीछे छोड़ता हुआ एक सन्नाटा, जहां सच्चाई उजागर होती है पर दिल अब भी भारी है। एक हादसे के बाद जब माहम घायल होती है, उसके आसपास दोस्त और हमदर्द मौजूद हैं, लेकिन असली जख्म किसी और के दिल में है। अहमद की मां उसके रिश्ते को लेकर गुस्से में है। उन्हें लगता है कि वह एक बदनाम लड़की के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रहा है। अहमद अपनी मां के प्यार और अपने जज्बात के बीच पिस रहा है। दूसरी ओर फरा और अहमद के बीच सच्चाई और भरोसे की दीवारें दरक रही हैं। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं और उनकी दोस्ती अब कड़वाहट में बदल चुकी है। उधर नाजिश का अचानक से प्रैक्टिस छोड़ देना सभी को हैरान कर देता है। उसके अतीत की एक छोटी सी घटना उसकी आज की हालत को उजागर करती है। डर, छुपना और झूठ बोलकर खुद से भाग जाना। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया है, जैसे वो फिर से किसी कमरे में खुद को बंद कर चुकी हो। कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है
जहां हर किरदार सच्चाई से नहीं बल्कि अपने डर और गलत फहमियों से लड़ रहा है, और शायद अगला कदम सबकी जिंदगी बदल दे। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी है रहस्यों, गुनाहों और माफी की तलाश की। हारिस अचानक हादी के घर पहुंचता है, जहां पुरानी रंजिशें और दर्द फिर से जिंदा हो जाते हैं। हादी उसे देखकर भड़क उठता है, दूर रहो, मेरी जिंदगी पहले ही बिखरी है। हारिस ताना मारते हुए हया का जिक्र करता है, जिससे हादी का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों के बीच पुराना सच सामने आता है, धोखे, रिश्तों की टूटन और एक ऐसी औरत की बेगुनाही जिसका नाम जिया साहब से जुड़ा था। हारिस अब पछतावे में डूबा है। वह स्वीकार करता है कि उसने गुनाह किया और अब माफी मांगने आया है। हया इन सब के बीच डर और उलझन में है, जबकि हूरिया कहती है, शुक्र है अल्लाह ने हमें तौबा का मौका दिया। अंत में हारिस चला जाता है, पीछे छोड़ता हुआ एक सन्नाटा, जहां सच्चाई उजागर होती है पर दिल अब भी भारी है। एक हादसे के बाद जब माहम घायल होती है, उसके आसपास दोस्त और हमदर्द मौजूद हैं, लेकिन असली जख्म किसी और के दिल में है। अहमद की मां उसके रिश्ते को लेकर गुस्से में है। उन्हें लगता है कि वह एक बदनाम लड़की के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रहा है। अहमद अपनी मां के प्यार और अपने जज्बात के बीच पिस रहा है। दूसरी ओर फरा और अहमद के बीच सच्चाई और भरोसे की दीवारें दरक रही हैं। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं और उनकी दोस्ती अब कड़वाहट में बदल चुकी है। उधर नाजिश का अचानक से प्रैक्टिस छोड़ देना सभी को हैरान कर देता है। उसके अतीत की एक छोटी सी घटना उसकी आज की हालत को उजागर करती है। डर, छुपना और झूठ बोलकर खुद से भाग जाना। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया है, जैसे वो फिर से किसी कमरे में खुद को बंद कर चुकी हो। कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार सच्चाई से नहीं बल्कि अपने डर और गलत फहमियों से लड़ रहा है, और शायद अगला कदम सबकी जिंदगी बदल दे।
ये कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है, जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं, बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है, तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी, उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी है रहस्यों, गुनाहों और माफी की तलाश की। हारिस अचानक हादी के घर पहुंचता है, जहां पुरानी रंजिशें और दर्द फिर से जिंदा हो जाते हैं। हादी उसे देखकर भड़क उठता है, दूर रहो, मेरी जिंदगी पहले ही बिखरी है। हारिस ताना मारते हुए हया का जिक्र करता है, जिससे हादी का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों के बीच पुराना सच सामने आता है, धोखे, रिश्तों की टूटन और एक ऐसी औरत की बेगुनाही जिसका नाम जिया साहब से जुड़ा था। हारिस अब पछतावे में डूबा है। वह स्वीकार करता है कि उसने गुनाह किया और अब माफी मांगने आया है। हया इन सब के बीच डर और उलझन में है, जबकि हूरिया कहती है, शुक्र है अल्लाह ने हमें तौबा का मौका दिया। अंत में हारिस चला जाता है, पीछे छोड़ता हुआ एक सन्नाटा, जहां सच्चाई उजागर होती है पर दिल अब भी भारी है। एक हादसे के बाद जब माहम घायल होती है, उसके आसपास दोस्त और हमदर्द मौजूद हैं, लेकिन असली जख्म किसी और के दिल में है। अहमद की मां उसके रिश्ते को लेकर गुस्से में है। उन्हें लगता है कि वह एक बदनाम लड़की के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रहा है। अहमद अपनी मां के प्यार और अपने जज्बात के बीच पिस रहा है। दूसरी ओर फरा और अहमद के बीच सच्चाई और भरोसे की दीवारें दरक रही हैं। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं और उनकी दोस्ती अब कड़वाहट में बदल चुकी है। उधर नाजिश का अचानक से प्रैक्टिस छोड़ देना सभी को हैरान कर देता है। उसके अतीत की एक छोटी सी घटना उसकी आज की हालत को उजागर करती है। डर, छुपना और झूठ बोलकर खुद से भाग जाना। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया है, जैसे वो फिर से किसी कमरे में खुद को बंद कर चुकी हो। कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार सच्चाई से नहीं, बल्कि अपने डर और गलतफहमियों से लड़ रहा है, और शायद अगला कदम सबकी जिंदगी बदल दे। ये कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ
इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर लेगा। यह कहानी है रहस्यों, गुनाहों और माफी की तलाश की। हारिस अचानक हादी के घर पहुंचता है, जहां पुरानी रंजिशें और दर्द फिर से जिंदा हो जाते हैं। हादी उसे देखकर भड़क उठता है, दूर रहो, मेरी जिंदगी पहले ही बिखरी है। हारिस ताना मारते हुए हया का जिक्र करता है, जिससे हादी का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों के बीच पुराना सच सामने आता है, धोखे, रिश्तों की टूटन और एक ऐसी औरत की बेगुनाही जिसका नाम जिया साहब से जुड़ा था। हारिस अब पछतावे में डूबा है। वह स्वीकार करता है कि उसने गुनाह किया और अब माफी मांगने आया है। हया इन सब के बीच डर और उलझन में है, जबकि हूरिया कहती है, शुक्र है अल्लाह ने हमें तौबा का मौका दिया। अंत में हारिस चला जाता है, पीछे छोड़ता हुआ एक सन्नाटा, जहां सच्चाई उजागर होती है पर दिल अब भी भारी है। एक हादसे के बाद जब माहम घायल होती है, उसके आसपास दोस्त और हमदर्द मौजूद हैं, लेकिन असली जख्म किसी और के दिल में है। अहमद की मां उसके रिश्ते को लेकर गुस्से में है। उन्हें लगता है कि वह एक बदनाम लड़की के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रहा है। अहमद अपनी मां के प्यार और अपने जज्बात के बीच पिस रहा है। दूसरी ओर फरा और अहमद के बीच सच्चाई और भरोसे की दीवारें दरक रही हैं। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं और उनकी दोस्ती अब कड़वाहट में बदल चुकी है। उधर नाजिश का अचानक से प्रैक्टिस छोड़ देना सभी को हैरान कर देता है। उसके अतीत की एक छोटी सी घटना उसकी आज की हालत को उजागर करती है। डर, छुपना और झूठ बोलकर खुद से भाग जाना। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया है, जैसे वो फिर से किसी कमरे में खुद को बंद कर चुकी हो। कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार सच्चाई से नहीं बल्कि अपने डर और गलत फहमियों से लड़ रहा है, और शायद अगला कदम सबकी जिंदगी बदल दे। ये कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा
ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी है रहस्यों, गुनाहों और माफी की तलाश की। हारिस अचानक हादी के घर पहुंचता है, जहां पुरानी रंजिशें और दर्द फिर से जिंदा हो जाते हैं। हादी उसे देखकर भड़क उठता है, दूर रहो, मेरी जिंदगी पहले ही बिखरी है। हारिस ताना मारते हुए हया का जिक्र करता है, जिससे हादी का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों के बीच पुराना सच सामने आता है, धोखे, रिश्तों की टूटन और एक ऐसी औरत की बेगुनाही जिसका नाम जिया साहब से जुड़ा था। हारिस अब पछतावे में डूबा है। वह स्वीकार करता है कि उसने गुनाह किया और अब माफी मांगने आया है। हया इन सब के बीच डर और उलझन में है, जबकि हूरिया कहती है, शुक्र है अल्लाह ने हमें तौबा का मौका दिया। अंत में हारिस चला जाता है, पीछे छोड़ता हुआ एक सन्नाटा, जहां सच्चाई उजागर होती है पर दिल अब भी भारी है। एक हादसे के बाद जब माहम घायल होती है, उसके आसपास दोस्त और हमदर्द मौजूद हैं, लेकिन असली जख्म किसी और के दिल में है। अहमद की मां उसके रिश्ते को लेकर गुस्से में है। उन्हें लगता है कि वह एक बदनाम लड़की के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रहा है। अहमद अपनी मां के प्यार और अपने जज्बात के बीच पिस रहा है। दूसरी ओर फरा और अहमद के बीच सच्चाई और भरोसे की दीवारें दरक रही हैं। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं और उनकी दोस्ती अब कड़वाहट में बदल चुकी है। उधर नाजिश का अचानक से प्रैक्टिस छोड़ देना सभी को हैरान कर देता है। उसके अतीत की एक छोटी सी घटना उसकी आज की हालत को उजागर करती है। डर, छुपना और झूठ बोलकर खुद से भाग जाना। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया है, जैसे वो फिर से किसी कमरे में खुद को बंद कर चुकी हो। कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार सच्चाई से नहीं बल्कि अपने डर और गलतफहमियों से लड़ रहा है, और शायद अगला कदम सबकी जिंदगी बदल दे। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है, जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी।
जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी है रहस्यों, गुनाहों और माफी की तलाश की। हारिस अचानक हादी के घर पहुंचता है जहां पुरानी रंजिशें और दर्द फिर से जिंदा हो जाते हैं। हादी उसे देखकर भड़क उठता है, दूर रहो, मेरी जिंदगी पहले ही बिखरी है। हारिस ताना मारते हुए हया का जिक्र करता है जिससे हादी का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों के बीच पुराना सच सामने आता है, धोखे, रिश्तों की टूटन और एक ऐसी औरत की बेगुनाही जिसका नाम जिया साहब से जुड़ा था। हारिस अब पछतावे में डूबा है। वह स्वीकार करता है कि उसने गुनाह किया और अब माफी मांगने आया है। हया इन सब के बीच डर और उलझन में है, जबकि हूरिया कहती है, शुक्र है अल्लाह ने हमें तौबा का मौका दिया। अंत में हारिस चला जाता है, पीछे छोड़ता हुआ एक सन्नाटा जहां सच्चाई उजागर होती है पर दिल अब भी भारी है। एक हादसे के बाद जब माहम घायल होती है, उसके आसपास दोस्त और हमदर्द मौजूद हैं, लेकिन असली जख्म किसी और के दिल में है। अहमद की मां उसके रिश्ते को लेकर गुस्से में है। उन्हें लगता है कि वह एक बदनाम लड़की के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रहा है। अहमद अपनी मां के प्यार और अपने जज्बात के बीच पिस रहा है। दूसरी ओर फरा और अहमद के बीच सच्चाई और भरोसे की दीवारें दरक रही हैं। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं और उनकी दोस्ती अब कड़वाहट में बदल चुकी है। उधर नाजिश का अचानक से प्रैक्टिस छोड़ देना सभी को हैरान कर देता है। उसके अतीत की एक छोटी सी घटना उसकी आज की हालत को उजागर करती है। डर, छुपना और झूठ बोलकर खुद से भाग जाना। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया है, जैसे वो फिर से किसी कमरे में खुद को बंद कर चुकी हो। कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार सच्चाई से नहीं बल्कि अपने डर और गलत फहमियों से लड़ रहा है, और शायद अगला कदम सबकी जिंदगी बदल दे। ये कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी
उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी है रहस्यों, गुनाहों और माफी की तलाश की। हारिस अचानक हादी के घर पहुंचता है, जहां पुरानी रंजिशें और दर्द फिर से जिंदा हो जाते हैं। हादी उसे देखकर भड़क उठता है, दूर रहो, मेरी जिंदगी पहले ही बिखरी है। हारिस ताना मारते हुए हया का जिक्र करता है, जिससे हादी का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों के बीच पुराना सच सामने आता है, धोखे, रिश्तों की टूटन और एक ऐसी औरत की बेगुनाही जिसका नाम जिया साहब से जुड़ा था। हारिस अब पछतावे में डूबा है। वह स्वीकार करता है कि उसने गुनाह किया और अब माफी मांगने आया है। हया इन सब के बीच डर और उलझन में है, जबकि हूरिया कहती है, शुक्र है अल्लाह ने हमें तौबा का मौका दिया। अंत में हारिस चला जाता है, पीछे छोड़ता हुआ एक सन्नाटा, जहां सच्चाई उजागर होती है पर दिल अब भी भारी है। एक हादसे के बाद जब माहम घायल होती है, उसके आसपास दोस्त और हमदर्द मौजूद हैं, लेकिन असली जख्म किसी और के दिल में है। अहमद की मां उसके रिश्ते को लेकर गुस्से में है। उन्हें लगता है कि वह एक बदनाम लड़की के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा रहा है। अहमद अपनी मां के प्यार और अपने जज्बात के बीच पिस रहा है। दूसरी ओर फरा और अहमद के बीच सच्चाई और भरोसे की दीवारें दरक रही हैं। दोनों एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं और उनकी दोस्ती अब कड़वाहट में बदल चुकी है। उधर नाजिश का अचानक से प्रैक्टिस छोड़ देना सभी को हैरान कर देता है। उसके अतीत की एक छोटी सी घटना उसकी आज की हालत को उजागर करती है। डर, छुपना और झूठ बोलकर खुद से भाग जाना। उसकी आंखों में वही पुराना डर लौट आया है, जैसे वो फिर से किसी कमरे में खुद को बंद कर चुकी हो। कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर किरदार सच्चाई से नहीं बल्कि अपने डर और गलत फहमियों से लड़ रहा है, और शायद अगला कदम सबकी जिंदगी बदल दे।